डियर ट्रेनिंग, वेलकम टू देवरिया प्राइवेट ITI। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिंपल मशीन और उत्तोलक के बारे में है। सरल मशीन और उत्तोलक, जिसको हम कहते हैं सिंपल मशीन एंड लीवर। तो इसके बारे में हम बेहतर से जानेंगे। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कहाँ आपको देखने को मिलता है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को अच्छे तरह से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सिंपल मशीन, जिसको हम साधारण मशीन कहते हैं। तो साधारण मशीन जो है ये हमारा एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा कम फोर्स लगाकर अधिक भार को उठाया जा सके। क्योंकि हम मशीनों से हम डिफरेंट टाइप के वर्क करते हैं, बहुत सारे मशीनें भार उठाने के काम आती हैं। तो वो भी हमारी क्या है, मशीनें हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस सिंपल मशीन के बारे में। इस सिंपल मशीन क्या है? सिंपल मशीन, इसको आप समझ लीजिए। यह एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति जिसको हम डिवाइस कहते हैं। डिवाइस जिसके द्वारा कम बल या प्रयास लगाकर अधिक भार या बोझ को उठाया जा सके। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सिंपल मशीन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा डिवाइस है जिस पर हम कम फोर्स लगाएं और उससे से अधिक बोझ को उठा सकें। वही हमारा जो डिवाइस है वो सिंपल मशीन के अंतर्गत आता है। जैसे आपने सुना होगा कि पहले के समय में जब हम कुएं से पानी निकालते हैं तो रस्सी के माध्यम से बाल्टी से लटकाकर और पानी को खींचते थे। तो उसको पानी से निकालने के लिए काफ़ी अधिक फोर्स लगाना पड़ता था। उसके जगह हम एक ऐसी डिवाइस यूज करें जिसको हम पुली कहते हैं, घिरनी कहते हैं। उस घिरनी पर हम रस्सी को लपेट देते हैं और उस रस्सी के माध्यम से पुली पर लटका देते हैं और वो बाल्टी नीचे चली जाती है। और जब बाल्टी भर जाती है तो उस रस्सी को हम आसानी से खींचते चले जाते हैं और भार जो हमारा आसानी से ऊपर आ जाता है। तो उसमें हमको क्या लगता है कि हमको बोझ को उठाने के लिए बहुत कम बल लगाना पड़ता था, जो कि अगर उस पुली का इस्तेमाल नहीं किया जाता था तो उससे काफ़ी अधिक हमको बल लगाना पड़ता था उतना ही भार उठाने के लिए। यही हमारा सिंपल मशीन है। एक बार डेफिनेशन आप इसको लिख सकते हैं। एक ऐसी युक्ति जिसे हम डिवाइस कहते हैं जिसके द्वारा कम बल लगाकर अधिक से अधिक भार, जिसको लोड कहते हैं, उठाया जा सके, वही हमारा सिंपल मशीन कहलाता है। दूसरी जगह क्या देखते हैं, आप कोई हैवी लोड है उसको आप इजी तरह से पकड़कर होल्ड करके नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि आप उतना फोर्स नहीं लगा पाते हैं। उसी फोर्स के द्वारा हम पुली से बांधकर खींचा जाए तो बोझ आसानी से उठ जाता है। एक चीज़ और हम डिवाइस बता रहे हैं आपको। आप देखे होंगे गाड़ी जो होती है उसको उठाने के लिए स्क्रू जैक का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रू जैक हमारा क्या है,
वो सरल मशीन के अंतर्गत आता है। ऐसे बहुत सारे डिवाइस हैं जिनके द्वारा हम कम प्रयास लगाकर अधिक बोझ उठाते हैं। अगर उस गाड़ी को हमको उस बिना डिवाइस को उठाना पड़े तो हमको काफ़ी बल लगाना पड़ेगा और संभवतः हमसे वो उठ भी नहीं पाएगा। इसलिए हम उसको उठाने के लिए स्क्रू जैक उसके नीचे लगा देते हैं और केवल हल्के से फोर्स से घुमाते हैं उसे, और जो वेट होता है उस गाड़ी का वो आसानी से 2 टन 1 टन सिंपल तरीके से उठ जाता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये सरल मशीन समझ में आ गया होगा। सरल मशीन में कुछ शब्दावलियाँ हैं, टर्म्स हैं, जिसका प्रयोग हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए करते हैं, समझने के लिए करते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं वो टर्म क्या होता है। सिंपल मशीन का जो टर्म है, कुछ सिंपल मशीन के लिए कुछ शब्दावली जिसको कहते हैं टर्मिनोलॉजी। तो सिंपल मशीन में कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको हमको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि हमारा प्रयास क्या होता है, भार क्या होता है, आयास क्या होता है, इफोर्ट क्या होता है। तो इसको हम पहले जान लेते हैं। इसमें हमारा पहला होता है, हमने डिवाइस में बताया था कि सिंपल मशीन क्या है, एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा कम प्रयास लगाकर अधिक से अधिक भार उठाया जा सके। तो हम पहले बात करते हैं प्रयास जिसको कहते हैं इफोर्ट क्या होता है। तो आप इस चीज को क्या समझेंगे, जैसे हम कहें हमारे पास कोई वेट हो, जैसे ये चीज है, इस चीज को उठाने के लिए हमको कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा, तभी इस भार को हम उठा सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई डिवाइस है, उसे उठाने के लिए हमको कुछ ना कुछ बल लगाना ही पड़ता है, उसी को हम प्रयास कहते हैं इफोर्ट। बिना प्रयास लगाए हुए हम बोझ को नहीं उठा सकते हैं, लोड को नहीं उठा सकते हैं। तो हमारा प्रयास क्या होता है, किसी बोझ को, आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, किसी बोझ जिसे भार कहते हैं या लोड को उठाने के लिए लगाया गया बल ही प्रयास कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रयास कहलाता है। तो किसी बोझ यानी लोड को उठाने के लिए लगाया गया बल, यानी जो बल हम लगाते हैं उसे उठाने के लिए, वही बल ही हमारा क्या कहलाता है? प्रयास कहलाता है। तो इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। इसे नीचे दिख रहा है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। डिफिनेशन नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लेंगे। तो आपको प्रयास समझ में आ गया होगा कि प्रयास क्या होता है। दूसरी बात, हम लोड पे आते हैं कि लोड क्या होता है। लोड, ये हमारा प्रयास हो गया। लोड क्या होता है? जिसको हम कहते हैं भार या बोझ, लोड। लोड क्या है हमारा? कोई वस्तु है तो उसका कुछ ना कुछ भार होता है, तो उसी बोझ को हम लोड कहते हैं। तो लोड हमारा क्या आता है? वस्तु का भार ही
वस्तु का बोझ लिख दीजिए यहाँ पे, बोझ ही भार कहलाता है। भार यानी लोड, लोड कहलाता है। वस्तु का भार ही लोड कहलाता है। और इसे हम W से, ये क्या है, W है, इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। या आप इस डिफिनेशन को लिख लीजिएगा। लोड कहता है किसी वस्तु का बोझ ही भार कहलाता है और इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो कोई भी आप ऑब्जेक्ट लेंगे तो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, बोझ होता है। वही बोझ हमारा क्या कहता है, लोड कहलाता है। आप इसको डिफिनेशन लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरी बात, ये W है, तो आपसे क्वेश्चन में आता है कि बोझ को प्रदर्शित किस लेटर द्वारा किया जाता है। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। वहां पे ऑप्शन L भी आ जाएगा, P भी आएगा, W भी आएगा और कोई और लेटर दे देगा। तो आपको उस चीज को, टर्मिनोलॉजी को किस लेटर द्वारा डिनोट किया जाता है, उस चीज का ध्यान रखेंगे। ये आपका भार हो गया। जैसे हम कहें ये हमारा कोई वस्तु है, ये हमारा क्या है, कोई बॉक्स है। क्या हमारा ये बॉक्स है। तो बॉक्स का जो वेट होगा, इसका जो वेट होगा यही हमारा क्या कहलाएगा, लोड कहलाएगा। आपको समझ में आ गया, ये चीज है। इसका जो भी हमारा बोझ होगा वो हमारा लोड कहलाएगा। तो इसे हम क्या करेंगे, W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट में हमारा क्या है, ये हमारा आघूर्ण है, आघूर्ण, जिसको हम कहते हैं मोमेंट, मोमेंट या टार्क, उसको लिखिए टार्क। तो इसको हम टार्क लिखेंगे और मोमेंट लिख देंगे, मोमेंट। तो टार्क या मोमेंट हमारा सेम चीज है, इसको समझ लेते हैं। आघूर्ण क्या होता है, किसी बिंदु के परितः किसी वस्तु को घुमाया जाता है तो उस बिंदु से उस वस्तु पर लगाए गए फोर्स की जो डिस्टेंस होती है वही हमारा आघूर्ण कहलाता है। जैसे हम कहें कि यहाँ पे हमारा कोई बिंदु है, ये हमारा क्या है, एक बिंदु है, ये है, और इस बिंदु से एक छड़ है, हमारा एक ये छड़ है, इसको हम क्या करना है, घुमाना है। क्या करना है, घुमाना है। तो ये जब घूमेगा तो हमारा क्या करेगा, इसी बिंदु के क्या परितः घूमेगा। तो इस तरह हमारा ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। ठीक है, ये हमारा क्या करेगा, इसी मोमेंट में घूमेगा, जिससे हमारा एक सर्कल बन सकता है। जब इसको एक चक्कर पूरा घुमा दिया जाए तो हमारा क्या करेगा, सर्कल बन जाएगा। तो ये किसके परितः घूम रहा है, ये बिंदु के। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं आघूर्ण बिंदु, और इसकी कुछ क्या होगी, इसकी डिस्टेंस होगी, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, d हो जाएगा। तो इसको घुमाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाने पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये छड़ इस तरह घूम पाएगा। जैसे हम कहें जो घड़ी यूज करते हैं, तो घड़ी में जो सुई होती है
वो क्या होती है, एक पॉइंट पे किल्लित होती है, हिंज होती है, और उस पॉइंट के ही चारों ओर वो घूमती है। तो घड़ी की सुई की जो लेंथ होती है वही हमारे वो टोटल लेंथ होगा, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लगाया गया फोर्स ही इस आघूर्ण को घुमाने का कार्य करेगा। आप समझ रहे हो? तो यहाँ से जो आपका ये आघूर्ण निकल के आएगा, आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, आघूर्ण बराबर हो जाएगा क्या, बल गुणे दूरी, F इंटू डी। तो आघूर्ण को हम टा से लिखते हैं, आघूर्ण को टा से लिखते हैं, और ये क्या है, बल गुणे दूरी। ठीक है, ये दूरी क्या है, इस बिंदु से और लगाया गया बल का जो डिस्टेंस होता है वही हमारा क्या होता है, वो डिस्टेंस होता है। और इसे हम आघूर्ण निकालने के लिए F इंटू डी फार्मूले का यूज करते हैं। चलिए इसको और समझा देते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये छड़ हो गया, इस ए और बी हमारा क्या है, एक छड़ हो गया। इस छड़ में कहीं एक पॉइंट पे हिंज कर दीजिए, मान लीजिए इस पॉइंट पे हिंज कर देंगे, ठीक है। और इस पे जब बल लगाएंगे तो ये क्या करेगा, यहां से इसकी दूरी हो जाएगी x से, मान लेते हैं x। तो इसी पॉइंट के ए सी पॉइंट लेते हैं, तो इस सी पॉइंट के हमारे राउंड में ऐसे घूमेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, बल इस बी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, तो सी पर आघूर्ण निकालना हो, सी पर आघूर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, F इंटू सी तक की दूरी ले लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आघूर्ण हो जाएगा किस पर, सी पॉइंट पे, ठीक है। तो हम फार्मूला लिख देते हैं इसका, आघूर्ण बराबर क्या होगा, बल गुणे दूरी, तो बल का मात्रक क्या होता है, बल को हम F से लिखते हैं और दूरी को D से लिखते हैं, आघूर्ण को टा से लिखते हैं। तो टा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, F इंटू डी हो जाएगा। तो आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और इस डी क्या है, दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो बल आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, तो बल आघूर्ण का जो मात्रक हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, एक बार और समझिएगा। किसी वस्तु को किसी स्थिर बिंदु के परतः जब बल लगाकर घुमाया जाए उसी को हम बल आघूर्ण कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं। तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो आलम्ब है। आलम्ब क्या होता है, आलम्ब जो है जिसको हम कहते हैं फलक्रम, ये फलक्रम क्या होता है, हम कहें कि कोई वस्तु जिस बिंदु के परितः घूमती है उसी को हम क्या कहते हैं, आलम्ब कहते हैं। फिर से समझे, कोई वस्तु जिस बिंदु के परितः घूमती है उस बिंदु को ही हम आलम्ब कहते हैं। जैसे हम अभी आपसे एक एग्जांपल दिए, जो हम घड़ी में सुई देखते हैं, तो सुई जिस पॉइंट पे हिंज होती है, मतलब जिसके परितः घूमती है, वही बिंदु हमारा क्या होता है, वो हमारा आलम्ब कहलाता है। दूसरा चीज क्या हो गया, जब आप दंड तुला का इस्तेमाल करते हैं, दंड तुला क्या हो गया, जैसे आप कोई सामान तौलने के लिए जो तराजू इस्तेमाल करते हैं, तो तराजू के बीच में देखते हैं एक इंडिकेट पॉइंट होता है, या
जो लकड़ी वाली डंडी होती है उसमें बीच में होल होता है और उससे रस्सी को लपेटा जाता है। तो उसी पॉइंट को हम आलम कहते हैं। उसी आलम के आगे पीछे हमारा वो डंड तुला घूमता है। इस समय जो पलड़े वाला आ गया है वहाँ पे आप एक इंडिकेटर देखते हैं, ऐसे ये हमारा ऐसे इंडिकेटर होता है। तो इंडिकेटर हमारा दाएं बाएं ये घूमता है, इसको हम आलम कहते हैं। आप एग्जांपल देख लीजिए, ये हमारा क्या है, एक छड़ है, एक तरह से क्या करेंगे, एक तरफ आप इस पे भार लगाएंगे और एक बिंदु पे आप क्या लाएंगे, प्रयास लगाएंगे, और इस पे क्या होता है, एक बिंदु होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया। यहाँ पे आप क्या करेंगे, या तो आप जो वेट तौलने वाला किलो वाट होता है, वाट जो होता है बटखरा जिसको कहते हैं, उसको रखेंगे। तो हमारा क्या होगा, ये भार होता है डब्लू, और एक तरह हम क्या करते हैं, सामान रखते हैं, सामान। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो हमारा ये चीज होता है वो सेंटर में आ जाएगा। वो क्या होगा, वो सेंटर में आ जाएगा। इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसी पॉइंट को ही हम आलम्ब कहते हैं। इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, आलम्ब कहेंगे। जब ये अधिक होगा तो सुई इधर जाएगी, जब ये अधिक होगा तो सुई इधर आएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इस सामान को तौलने के लिए जो चीज इधर रखेंगे वही हमारा प्रयास कहलाता है। क्या कहे, ये हमारी जो सामान है उसको तौलने के लिए इधर हम जो अब वस्तु रखेंगे या जो बोझ रखेंगे वो हमारा प्रयास कहलाएगा, और इधर जो सामान है वो हमारा भार कहलाएगा। तो आपको यहाँ से तीनों चीज समझ में आ गया कि आलम्ब क्या होता है, बोझ क्या होता है, और प्रयास क्या होता है। ठीक है, इसी पे हम गुण कैसे लेंगे, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी होगी ये हमारा सी पर निकालेंगे। तो सी पॉइंट पे यहाँ से इसकी दूरी, तो ये जो बल लगेगा ये हमारा यहाँ से आघूर्ण निकल जाएगा। जैसे हम कहें यहाँ पे 5 kg का सामान है, तो हमारा जो बल होगा वो कितना हो जाएगा, तो 5 kg लगेगा। ये दूरी जो हमारी, अगर टोटल दूरी कितनी है, 1 मीटर है, टोटल दूरी हमारी कितनी है, 1 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 मीटर हो जाएगा। ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर है, तो ये आधी दूरी ½ मीटर हो जाएगा। क्योंकि हम सी पॉइंट पे आप घूर्ण निकाल रहे हैं, तो आघूर्ण टॉप सी इक्वल क्या हो जाएगा, F इंटू डी। F हमारा क्या है, हम क्या होता है, जितना ये बोझ है वही हमारा बल का काम करेगा। तो 5 गुणे ये डी कितना है, 1/2 मीटर, यानी 0.5 मीटर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 क्या हो जाएगा, न्यूटन। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन इंटू ये मीटर हो जाएगा। तो इस तरह हम आघूर्ण निकाल सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपको आयास भी समझ में आ गया होगा, प्रयास भी समझ में आ गया होगा, आलम्ब और आघूर्ण चारों चीज को इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा चुके। अब हम बात करते हैं यांत्रिक लाभ, वेगानुपात और इफिशियंसी। यानी जो हम मशीन यूज करते हैं उसका यांत्रिक लाभ क्या होता है, वेगानुपात क्या होता है, और इफिशियंसी क्या होती है। तो आइए इसको देख लेते हैं हम। ये हमारा बात करेंगे यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ, जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ। इसको हम क्या लिखते हैं, शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं MA।
जिसे आप एम में करते हैं ना, वो एम में नहीं है, ये हमारा मैकेनिकल एडवांटेज है। ठीक है, तो यांत्रिक लाभ को हम मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं, जिसे एम में से प्रदर्शित करते हैं। अब यांत्रिक लाभ क्या होता है, उस चीज को आप समझ लीजिए। हम कहें कि हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, यानी क्या है, हमारी कोई वस्तु है। ठीक है, इस वस्तु का क्या है, कुछ ना कुछ भार होगा। हम मानते हैं 10 kg का ये क्या है, एक टुकड़ा है, पत्थर का टुकड़ा है। ये हमारा क्या है, एक पत्थर का टुकड़ा है, ये जिसका वेट कितना है, 10 kg है। तो इसका भार कितना हो गया, W क्या कहेंगे आप, 10 kg का है। आप इसको ध्यान से समझिए कि यांत्रिक लाभ क्या होगा। इस भार को आपको क्या करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना है, आपको ट्रांसफर करना है यहाँ पे, इस पॉइंट पे, यानी कि इस पिंड को आपको यहाँ ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो इस 10 kg भार को यहाँ लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रयास लगाना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा। उसी बल को हम क्या कहेंगे, प्रयास कहेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, प्रयास लगाना पड़ेगा। तो प्रयास को हम बताए थे P से प्रदर्शित करते हैं। इससे प्रयास को हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो हम यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा, इस W/P के जो अनुपात होता है उसी को हम यांत्रिक लाभ कहते हैं। यानी किसी वस्तु का उठाया गया भार तथा लगाया गया प्रयास के अनुपात को हम यांत्रिक लाभ कहते हैं। आप डेफिनेशन लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, हम यांत्रिक लाभ क्या कहेंगे। चलिए, यांत्रिक लाभ क्या होता है। यांत्रिक लाभ क्या होता है, किसी वस्तु उठाया गया भार तथा भार को किसे हम W, उठाया गया भार W तथा लगाया गया प्रयास P के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं। क्या कहते हैं, को यांत्रिक लाभ कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। यांत्रिक लाभ क्या होता है, लिखा है किसी वस्तु का उठाया गया भार, यानी कोई भी वस्तु है उसका क्या होगा, भार होगा। तो उसका भार तथा लगाया गया प्रयास, उसी भार को उठाने के लिए जो हम प्रयास लगाते हैं, तो प्रयास के अनुपात को हम यांत्रिक लाभ कहते हैं। और हम बताए हैं कि यांत्रिक लाभ को हम M/A यानी MA से प्रदर्शित करते हैं। नोट कर लिए, आइए उसका फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, या मैकेनिकल एडवांटेज। आप यहाँ MA का मतलब आप समझ लीजिएगा कि मैकेनिकल एडवांटेज है, क्योंकि हम ऊपर लिख चुके हैं। हम साथ में हम MA ही लिखेंगे। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है हमारा होता है उठाया गया भार बटे लगाया गया प्रयास। ठीक है, ये हमारा उठाया गया भार बटे लगाया गया प्रयास है। अब हम क्या करेंगे, उठाया गया भार, तो भार को किससे हम लिखते हैं, W, भार को W, और लगाया गया प्रयास को हम किससे, P से। तो हमारा ये मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, ये मैकेनिकल एडवांटेज बराबर हमारा हो जाएगा W/P। ठीक है, भार बटे प्रयास।
इसी को हम मैकेनिकल लाभ कहते हैं, यानी मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। कल अगले पॉइंट पे आते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं वेगानुपात। वेगानुपात जिसको कहते हैं वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो। इसे हम किससे लिखेंगे? हम इसको शॉर्ट में VR से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? VR से। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है पहले समझ लिए। किसी वस्तु को उठाने के लिए हम क्या करते हैं? प्रयास लगाते हैं। तो प्रयास द्वारा क्या करते हैं? जब वो डिस्टेंस तय करेगा, प्रयास जब लगाते हैं और उस प्रयास द्वारा जब डिस्टेंस कोई दूरी तय करेगा तो उसी हिसाब से हमारा वेट भी डिस्टेंस तय करेगा। तो वेगानुपात हमारा क्या हो जाएगा? प्रयास द्वारा चली गई दूरी और भार द्वारा चली गई दूरी का अनुपात ही वेलोसिटी रेशियो कहलाता है, यानी वेगानुपात कहलाता है। जैसे हम कहें, समझ लिए, यहाँ पे हमारा क्या है? पुली है, घिरनी है पुली, ठीक है। यहाँ पे हम इस रस्से से एक वेट लटका दिए, एक W वेट लटका दिए और उस रस्से को यहाँ से लपेट के हम इधर एक दूसरा सिरा ये है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? P लगाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रयास, ठीक है। ये प्रयास हो जाएगा। तो हम जब इस रस्सी को नीचे खींचेंगे, क्या करेंगे? नीचे खींचेंगे इस डायरेक्शन में, देख लीजिए, जब इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो हमारा वेट क्या करेगा? ये ऊपर जाएगा, ये क्या करेगा? ऊपर जाएगा। तो प्रयास द्वारा इधर दूरी तय करेगा, प्रयास द्वारा नीचे दूरी तय करेगा और आयास द्वारा, जो भार द्वारा है, वो दूरी हमारा ऊपर तय करेगा। ये हमारा दूरी किधर तय करेगा? ऊपर तय करेगा। तो हम क्या होता है कि जो वेगानुपात होता है, वेगानुपात वेलोसिटी रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? प्रयास द्वारा चली गई दूरी, क्या लिखेंगे? प्रयास द्वारा चली गई दूरी, प्रयास द्वारा चली गई दूरी। तो प्रयास द्वारा ये दूरी जितनी तय करेगी अपन भार द्वारा चली गई दूरी, भार द्वारा चली गई दूरी, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा है। हम क्या लिखे? वेलोसिटी जो रेशियो होता है प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी का अनुपात ही वेलोसिटी रेशियो कहलाता है। आप देख रहे हैं प्रयास द्वारा इधर दूरी तय कर रहा है, भार द्वारा इधर दूरी तय कर रहा है, तो अलग अलग दूरी तय कर रहा है। क्योंकि ये हमारे सिंपल पुली है, तो जितना दूरी हम प्रयास द्वारा चलेगा उतना ही दूरी हम ये भार द्वारा तय करेगा। तो इसका जो वेलोसिटी रेशियो आएगा ये 1 आएगा। अलग अलग कंडीशन में घिरनी और दूसरी तरह से है तो वेलोसिटी रेशियो कुछ और आएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होगी? क्योंकि देख रहे हैं ये भी हमारा दूरी है और ये भी हमारा क्या है? दूरी है। तो दूरी को हम अगर मीटर में लिखें कि प्रयास द्वारा चली गई दूरी 1 मीटर है और भार द्वारा चली गई दूरी है 1 मीटर हो, तो हमारा क्या है? मीटर से मीटर कट जाएगा। इसका मतलब हमारा इसकी कोई इकाई नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा वेगानुपात हो गया। अगर हम इसको लिख देते हैं प्रयास द्वारा जो चली गई दूरी है वो कैपिटल डी है और भार द्वारा चली गई दूरी है स्मॉल डी है, तो इस तरह हम
वेलोसिटी रेशियो को लिख सकते हैं। ठीक है, ये दूरी हमारा कुछ भी हो सकता है, कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स, एक्स वाई जेड की कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप जो डिस्टेंस मारेंगे वही हमारा प्रयास द्वारा दूरी चली होगी। तो वेगानुपात हो गया। अब हम आते हैं कि इसकी इफिशियंसी क्या होती है। इफिशियंसी क्या होता है, यानी दक्षता। कोई भी मशीन है तो उसकी कुछ ना कुछ इफिशियंसी होती है। जैसे हमारी बॉडी है, तो हमारी जो बॉडी है अलग अलग लोगों की अलग अलग इफिशियंसी है। इफिशियंसी क्या होता है, कोई अधिक काम करता है, कोई कम काम करता है, तो वही हमारी इफिशियंसी होती है, वो टाइम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो हम इफिशियंसी मशीन का देखते हैं क्या होगा। वेगानुपात ये हो गया। बात करते हैं दक्षता की। दक्षता जिसको कहते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी, ये दक्षता क्या होता है। दक्षता को हम कैसे समझेंगे, इसके पहले आपने क्या लिखा कि मैकेनिकल एडवांटेज को पढ़ा, वेलोसिटी रेशियो का पढ़ा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का अनुपात हमारा इफिशियंसी कहलाएगा। या आप लिखते हैं आउटपुट बटे इनपुट, यही हमारा दक्षता क्या होता है। तो दक्षता हमारे ये होता है मैकेनिकल लाभ, यानी यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ, जिसको हम किससे लिखते हैं, MA, मैकेनिकल एडवांटेज बटे बटे वेगानुपात। वेगानुपात, वेगानुपात जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, तो हमारा जो दक्षता होता है, दक्षता बराबर क्या हो जाएगा कि यांत्रिक लाभ बटे वेगानुपात, या हम कहते हैं आउटपुट। क्या लिखते हैं, आउटपुट बटे इनपुट। इनपुट, इनपुट, ये भी हमारा क्या होता है, दक्षता होता है। ठीक है, तो यह आपका आउटपुट और इनपुट दिया हो। अगर आपके पास आउटपुट और इनपुट है तो इफिशियंसी के लिए आप क्या लिखेंगे, इफिशियंसी बराबर हो जाएगा आउटपुट बटे इनपुट। अगर हमारा जो दक्षता यांत्रिक लाभ और वेगानुपात में दिया है, तो वहां से आप जो इफिशियंसी निकालेंगे वो मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो को करके निकालेंगे। क्योंकि ये हमारा क्या है, ये एफिशिएंसी है। जब प्रतिशत एफिशिएंसी निकालना हो, प्रतिशत एफिशिएंसी, तो उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ आप देख लीजिए इसको, और जब डिस्टेंस के रूप में आएंगे तो क्या कहेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, अब बताइए मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। पीछे हम पढ़ाए हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा क्या होता है, W/P होता है। क्या होता है, W/P होता है, यानी उठाया गया भार बटे लगाया गया प्रयास होता है। वेगानुपात क्या होता है कि प्रयास द्वारा चली गई दूरी, यानी कैपिटल D/स्मॉल d, प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी का अनुपात वेगानुपात होता है। तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये W/P हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा स्मॉल d/कैपिटल D। ठीक है, तो ये हमारा भार इंटू भार द्वारा चली गई दूरी, ये हो जाए प्रयास गुणे प्रयास द्वारा चली गई दूरी। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक इफिशियंसी का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस के रूप में दिया भी है तो आप इसका यूज करेंगे। आगे बात करते हैं कि प्रतिशत इफिशियंसी क्या होगा। हम क्या करेंगे, प्रतिशत इफिशियंसी, ये इफिशियंसी हमको किस में निकालना है, प्रतिशत में। तो
तो हम क्या लिखते हैं, एफिशिएंसी हमारा मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। आप इसको समझ लीजिएगा, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो, और इसी में प्रतिशत में जब चेंज करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिशत एफिशिएंसी, प्रतिशत एफिशिएंसी हो जाएगा। ये हमारा प्रतिशत एफिशिएंसी यहाँ से निकल जाएगा। तो ये हमारा सरल मशीन का टर्मिनोलॉजी था जिसका इस्तेमाल हम सरल मशीन में करते हैं। आइए अब आदर्श मशीन को समझ लेते हैं कि एक आदर्श मशीन क्या होता है, आइडियल मशीन जिसको कहते हैं वो क्या होता है। तो आइडियल मशीन एक ऐसा मशीन है जिसमें किसी भी प्रकार की हानि ना हो, उसी को हम आइडियल मशीन कहते हैं, जिसको आदर्श मशीन हम कह सकते हैं। तो ऐसा कोई मशीन नहीं है जिसमें किसी प्रकार का लॉसेस ना हो, हानियां ना हो, कुछ ना कुछ उसमें हानियां होती है, फिर भी इसको आदर्श मशीन कहा गया है जिसकी एफिशिएंसी 100% होती है। तो हमारा आदर्श मशीन क्या होता है, आदर्श मशीन, आदर्श मशीन, आइडियल, आइडियल मशीन। आइडियल मशीन क्या है, क्या लिखेंगे, वह मशीन, वह मशीन, मशीन जिसकी जिसकी दक्षता 100%, जिसकी दक्षता 100% होती है, होती है। तो ऐसी मशीन जिसकी दक्षता कितनी हो, 100%, उसी को हम आदर्श मशीन कहते हैं। अथवा उसमें किसी प्रकार की हानि न हो। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आदर्श मशीन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 होगी। जब परसेंटेज में पूछेगा तो उसकी प्रतिशत एफिशिएंसी 100% होगी, और जब दक्षता की बात करेगा तो उसकी दक्षता 1 हो जाएगी। तो ये हमारा सिंपल मशीन का टर्मिनोलॉजी था। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लीवर क्या होता है और इस पे न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।